हेलो स्टूडेंट्स, हमारी इस वीडियो में हम इम्पल्स का टॉपिक करने जा रहे हैं। इम्पल्स है, इम्पल्स की एप्लीकेशंस है और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम है। ठीक है, सबसे पहले इम्पल्स होती क्या है? इट इज़ द टोटल इफेक्ट ऑफ अ लार्जर फोर्स विच एक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जो फोर्स है वो लार्ज होएगी लेकिन एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगेगी, तो उसके इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, इम्पल्स। उसके बाद इम्पल्सिव फोर्स होती है, जो फोर्स इस पे एक्ट कर रही है उसे हम क्या बोलते हैं? इम्पल्सिव फोर्स। जो फोर्स एक्ट करती है फॉर अ शॉर्ट टाइम ऑन अ बॉडी, दैट फोर्स इज नोन एज इम्पल्सिव फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम किसी बॉल को हिट कर रहे हैं विद बैट, हिटिंग अ बॉल विद बैट, या फिर हथौड़ा मार रहे हैं किसी नेल पे, मतलब उसमें क्या आ जाएगा? ड्राइविंग अ नेल विद हैमर, या फिर किकिंग अ फुटबॉल। मतलब हम थोड़े टाइम के लिए फॉर सेकेंड्स जो है वहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और जो फोर्स वहाँ पे अप्लाई हो रही है दैट इज फोर्स, इम्पल्सिव फोर्स। अब इम्पल्स को हम मेजर कैसे करते हैं? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स जो उस पर अप्लाई हो रही है एंड टाइम, जो जितने टाइम के लिए वो फोर्स उस पर लग रही है। इट इज मेजर्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम फॉर विच इट एक्ट्स। इम्पल्स को हम कैपिटल आई से डिनोट करेंगे, मतलब एफ इंटू टी लिखेंगे। अब ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, टी क्या स्केलर है। स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ही रिजल्ट आएगा। तो इम्पल्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद जो एक तो इसका फॉर्मूला हो गया, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। एक होता है इम्पल्स इज इक्वल टू टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, अब इसकी हमने डेरिवेशन जो है, एक्सप्रेशन इसके लिए फाइंड आउट करना है। उससे पहले क्या मतलब मैं बता दूं आपको कि जो है इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी तो है, और इसकी जो डायरेक्शन है सेम होएगी किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में फोर्स होएगी, जहाँ मोमेंटम जो है चेंज होएगी। और जो इम्पल्स है फोर्स की, अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, अब हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास कोई फोर्स है एफ, जो कि एक बॉडी पे एक्ट कर रही है फॉर अ स्मॉल टाइम dt के लिए जो है वो अप्लाई हो रही है। तो इम्पल्स जो है वो भी क्या होएगी? स्मॉल होएगी, तो हम उसे लिख लेते हैं डी आई। तो एज पर डेफिनेशन डी आई इज इक्वल टू क्या होएगा? एफ वेक्टर डॉट डी टी। क्लियर? तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर हम इस पे डाल देंगे। तो अगर बॉडी एक्ट कर रही है, फोर्स जो है एक्ट कर रही है बॉडी पे फॉर अ फाइनाइट इंटरवल, कितने टाइम के लिए? t1 से लेके t2 तक, तो क्या आ जाएगा? इधर तो आ जाएगा इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल होकर हमारे पास आ जाएगा आई वेक्टर। तो इधर आ जाएगा t1 टू t2 एफ डी टी। अब दो टाइम इंटरवल है तो जो फोर्स हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? एवरेज फोर्स हो जाएगी। ठीक है, अगर दो इंटरवल है तो एवरेज फोर्स हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? एफ एवरेज डॉट डी टी। इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। जो अगर एवरेज फोर्स है तो वो इंटीग्रेशन उसकी नहीं होगी, कांस्टेंट है, t1 से लेके t2, यहाँ पे आ जाएगा dt। अब d और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे, एफ एवरेज t1 से t2, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो क्या आ जाएगा? एफ एवरेज, यहाँ पे अपर लिमिट पुट कर दी माइनस लोअर लिमिट, एफ एवरेज इज इक्वल टू t2 माइनस t1। तो ये चेंज हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि t2 माइनस t1 जो है दैट इज इक्वल टू डेल्टा t। तो हमारे पास आई क्या आ गया? आई वेक्टर इज इक्वल टू एफ एवरेज इंटू डेल्टा t के इक्वल आ गया। तो एफ एवरेज, ये वेक्टर डालना नहीं भूलना हमने। ठीक है, तो आई वेक्टर इज इक्वल टू एफ एवरेज डॉट टी। अब इसके बाद है इम्पल्स के यूनिट क्या होंगे? इम्पल्स के यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला। इम्पल्स के यूनिट होंगे, देखो एसआई यूनिट जो है वो होंगे न्यूटन सेकंड, या फिर हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड। फिर
सेकंड जो है CGS यूनिट है वो हो सकते हैं डाइन सेकंड या फिर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होएगा, M1L1T-1। ठीक है, ये हो गए इसके यूनिट्स। अब इसकी करनी है हमने एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में हमारे पास है फर्स्ट जो है अ क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड्स व्हाइल कैचिंग अ बॉल। एप्लीकेशंस में फर्स्ट है कि जो क्रिकेट प्लेयर है वो उसके हैंड पीछे कर लेता है। क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड्स व्हाइल कैचिंग द बॉल। क्यों करता है, क्या रीज़न है इसका, वो किसकी एप्लीकेशन है, इम्पल्स की। कैसे, अब हमें पता है कि इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम है। अब जैसे ही मतलब वो अपने हाथ पीछे करेगा तो कैच करने का जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हाथ पीछे करेगा टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, मतलब उसके हाथ पे चोट कम लगेगी। ठीक है, अगर वो पहले ही कैच कर लेगा तो टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो गया, टाइम डिक्रीज हो जाएगा अगर वो अर्ली कैच कर लेता है, और जो फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगी तो उसकी वजह से उसके हाथ पे चोट लग जाएगी। ठीक है, अब दो क्वांटिटीज है, एक इंक्रीज होएगी तो दूसरी डिक्रीज होएगी। ये होगी हमारी फर्स्ट एग्जांपल। अब सेकंड है कि जब कोई पर्सन एक कच्चे फ्लोर पे जंप करता है तो उसको चोट नहीं लगती, लेकिन जो पक्के फ्लोर पे जैसे सीमेंट हो गया या फिर मार्बल हो गया उस पर जंप करता है तो उसको चोट लगती है। उसके पीछे भी क्या रीज़न है, यही, अगर कोई कच्चे फ्लोर पे जंप करता है तो उसके जो पैर हैं, जो जंप करता है उसके पैर जो है वो ज़मीन में नीचे चले जाते हैं, टाइम क्या हो जाता है वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और फोर्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो उसे चोट नहीं लगेगी। अगर फ्लोर पक्का है, ठीक है, पक्के फ्लोर पे क्या हो जाएगा, सीमेंटेड है या मार्बल है, वहाँ पे जब जंप करेगा तो पैर जो है ज़मीन में नहीं जाएंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो उसकी वजह से उसके पैरों पे चोट लग जाएगी। जो थर्ड एग्जाम्पल है, फिर जो टेनिस बॉल है, ठीक है, इट इज़ ईजियर टू कैच टेनिस बॉल देन अ क्रिकेट बॉल। क्यों, क्योंकि जो मास है क्रिकेट बॉल का वो टेनिस बॉल से क्या होएगा, ज़्यादा होएगा। सो जो क्रिकेट बॉल है उसकी लीनियर मोमेंटम क्या होएगी, ज़्यादा होएगी। तो जब जो क्रिकेट बॉल है उसको हम हाथ से रोकेंगे तो लार्ज चेंज इन मोमेंटम होएगी उस बॉल में, बट टेनिस बॉल में क्या होएगा, ऑपोजिट होएगा, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम, जब हमने उसे रोकना है। ठीक है, अगर स्मॉल चेंज इन मोमेंटम होएगा फिर क्या है, टाइम इंटरवल फॉर स्टॉपिंग टू बॉल्स, मतलब लार्ज फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द क्रिकेट बॉल ऑन द हैंड्स देन टेनिस बॉल। मतलब स्मॉल मोमेंटम होएगी तो ऑब्वियसली जो इंजरी है वो कम होएगी, चोट कम लगेगी। ठीक है, उसके बाद जब कोई ग्लास है या कांच का सामान है तो उसे उसे ना पेपर में या थर्मोकोल में पैक करके रखते हैं। क्यों, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि जो पैकिंग होती है उनको अगर आप थर्मोकोल में पैक करोगे तो जब वो किसी जंप में एक दूसरे से टकराएगी तो क्या हो जाएगा, तो अगर थर्मोकोल है उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में तो टाइम इंक्रीज हो जाएगा और फोर्स डिक्रीज हो जाएगी। फोर्स डिक्रीज होने की वजह से वो टूटेंगे नहीं, लेकिन अगर ऐसे डायरेक्ट हमने साथ में लिख दिया वो एक दूसरे से टकराएंगे, टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो वो भी है, जो भी है, चाइना वेयर्स है या ग्लास वेयर्स है, कोई भी कांच का सामान है वो सारा टूट जाएगा। उसके बाद जो शॉकर्स लगे होते हैं ऑटोमोबाइल्स में, ठीक है, चाहे कार है, चाहे बस है, चाहे ट्रक है, चाहे स्कूटर है, हमें शॉकर्स लगे होते हैं। जब शॉकर्स लगे होते हैं तो हमें जंप नहीं लगता। इसके पीछे भी वही रीज़न है, जब शॉकर्स लगे होते हैं तो जो टाइम है जब जंप लगता है वो इंक्रीज हो जाता है और फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाती है, इसकी वजह से हमें झटका नहीं लगता। और जब शॉकर ख़राब हो जाते हैं, मतलब वो काम नहीं करते, तो टाइम क्या है, जहाँ नहीं होएंगे तो टाइम डिक्रीज होएगा। ठीक है, जब जंप लगेगा और फोर्स इंक्रीज हो जाएगी, उसकी वजह से हमें क्या लगेंगे, जंप लगेंगे। फिर ये और भी एग्जांपल्स हैं ऐसी,
कि बोन्स ऑफ पर्सन गेट फ्रैक्चर्ड इन एन एक्सीडेंट। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ही क्या होता है कि टाइम इंटरवल कम होता है, फोर्स क्या है ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से जो है बोन्स जो है वो फ्रैक्चर हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बफर्स आर प्रोवाइडेड बिटवीन टू बोगीज ऑफ अ ट्रेन। तो उसमें क्या हो जाता है कि बफर जब लगते हैं, टाइम जो है उसमें जैसे बोगीज है उन दोनों के बीच में लगाया होता है, बोगीज एक दूसरे से टकराती नहीं है जब ट्रेन रुकती है, उसका भी यही रीज़न है कि उन दोनों के बीच जो है टाइम गैप डिक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, फोर्स जो है डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे जर्क नहीं लगता है। ठीक है, उसके बाद एन एथलीट इज एडवाइज टू कम टू स्टॉप स्लोली। जब कोई एथलीट रेस अपनी ख़त्म करता है तो उसे कहा जाता है कि स्लो आना है। स्लो आने से क्या होएगा, टाइम इंक्रीज होएगा और फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से उसे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये होगी उसकी एप्लीकेशंस। अब लास्ट में इस टॉपिक में है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इसमें हम सबसे पहले न्यूटन के सेकंड लॉ से लिखेंगे कि हमें पता है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। अब हमने क्या करना है, dt को इस साइड मल्टीप्लाई कर लेना है, f वेक्टर dt इज इक्वल टू dp वेक्टर। अगर टाइम इंटरवल हमने यहाँ पे लिया 0 to t, मतलब लोअर वैल्यू जो टाइम की है 0 है, अपर वैल्यू टाइम की t है, तो मोमेंटम जो है चेंज होएगी p1 से p2। पहले क्या थी, p1 थी, बाद में क्या होगी, p2 होगी। देन यहाँ पे हमने लिमिट्स अप्लाई कर देनी है। लिमिट्स अप्लाई करके पहले इसे लिख लो आप, dp वेक्टर इज इक्वल टू f वेक्टर, सॉरी इंटीग्रेशन में f वेक्टर डॉट dt, यहाँ पे लिमिट लगेगी p1 टू p2 वेक्टर, dp वेक्टर इज इक्वल टू 0 टू t f वेक्टर dt। यहाँ पे इंटीग्रेशन से डिफ्रेंशिएशन कैंसिल, p वेक्टर p1 वेक्टर p2 वेक्टर, यहाँ पे f वेक्टर आ गया 0 टू t dt। इंटीग्रेशन से डिफ्रेंशिएशन कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, f वेक्टर t माइनस 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, f वेक्टर 0 टू t 0 टू d, t f वेक्टर इंटू t। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर। तो कितना आ गया अभी, p2 वेक्टर इज इक्वल टू p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर इज इक्वल टू f डॉट t। अब f डॉट की t जो है वो किसका फॉर्मूला है, I का। ठीक है, I क्या है, इम्पल्स। तो यहाँ पे हमने I पुट कर देना है, p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर इज इक्वल टू I, या फिर हमने इसे रीअरेंज करके लिखा I वेक्टर इज इक्वल टू p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर। ये आ गया हमारे पास इम्पल्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो ये था हमारे पास इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, मतलब इम्पल्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स, इसीलिए इसका नाम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम रखा है।